बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। और महंगाई बहुत है और इस महंगाई के दौर में भी अगर हम सब जी रहे हैं तो हम सब कमाल ही कर रहे हैं। मैं आपकी मेज़बान बीनिश बतूल, आपके अपने ही प्रोग्राम बाय द वे में। और नाज़रीन, पूरी कोशिश तो हमारी यही है कि तालीम और तालीमी निज़ाम से जुड़े उन मौज़ूआत को हम आपके सामने लेकर आएँ जिनके बारे में इबाहम है, तशवीश है, लोगों के बारे में सही नॉलेज नहीं है और मालूमात नहीं है, किससे पूछें, क्या करें क्या ना करें। और आज भी एक ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हमें कुछ नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो कुछ नहीं पता। और वो टॉपिक है CSS। आखिर ये CSS है क्या, क्यों है, कैसे है। और बस हम नाम सुनते हैं कि जी कोई बड़ी हाई फाई कोई डिग्री शिग्री होती है, इससे ज़्यादा एटलीस्ट मुझ जैसे पढ़े लिखे बंदे को भी नॉलेज नहीं है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं CSS के मुतालिक और आपने भी अटेंटिव होकर सुनना है। ज़बरदस्त किस्म के हमारे मेहमान हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप ऑलरेडी हम गाहे बगाहे इनको जहमत देते रहते हैं क्योंकि माशाल्लाह ये इतनी मल्टीपल फील्ड्स में काम कर रहे हैं कि हमें हर चीज़ पर रहनुमाई इनसे मिल जाती है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, राइटर हैं, CSS कैंडिडेट हैं और उसके साथ साथ अपनी CSS की एकेडमी भी चला रहे हैं। जनाब सिब्तैन लाशारी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सर, हम आपको बहुत जहमत देते हैं लेकिन क्या करें कि माशाल्लाह आप काबिल इतने हैं कि हमें बुलाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। सर, बात ये है कि CSS के बारे में जो मेरे जैसा बंदा बात करे तो बस इतनी नॉलेज है कि कोई एग्ज़ाम होते हैं वो हम देते हैं और उसके बाद यकायक हम कोई बहुत बड़े अफसर लग जाते हैं और गाड़ी की ग्रीन नंबर प्लेट हो जाती है और दरवाजा खुद खोल दरवाजा ड्राइवर आ जाते हैं, ये वो हो जाते हैं। तो सर जरा आज हमें ये बताइए, हमारे आम नाजिर को ये बताइए कि आखिर ये CSS और ये PMS ये क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे माइंड में एक बड़ी अच्छी सी एक वो चीज़ आ रही थी प्लीज शेयर सर। कि आपने कहा था कि CSS क्या है जी। तो वो किसी ने लिखा हुआ था कि CSS जो है ना ये है कि चढ़ सूली सोने आप। वाह। सूली पे चढ़ना है। सूली पे चढ़ना ही। सही। तो ये मीन्स कि इतनी एग्जॉस्टिव स्टडी है इसमें टू सम एक्सटेंट। पहले तो ये कहते थे कि ये जो कॉम्पिटिशन इसको कहते थे कि मुकाबले का इम्तिहान है, मुकाबले का इम्तिहान। तो इसके लिए जी अंदर से कुंडी लगाओ और 10 घंटे बैठे रहो, पढ़ो और उसके बाद आपके बाल जो हैं बड़े बड़े हो जाएं, गोया के एतकाफ में चले जाओ और दुनिया से कट बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही है। तो सही। इसको इस तरह प्रेजेंट किया जाता था, एक्चुअली इस तरह है नहीं। हव्वा बनाया हुआ था सर, ये एक हव्वा है। मैं आपको आम Exactly. नाजिर की नजर से बताऊं, एक हव्वा है, ऐसा ही है कि CSS। तो इसीलिए आज हम उसके बारे में ये सारी चीजें क्लियर करना चाह रहे हैं। एक्चुअली। ऐसा ये तो वैसे एक एग्जाम है कि जिसको जो कंपटीशन, नो डाउट कि इसमें कंपटीशन होता है और अच्छा खासा हाई कंपटीशन होता है सर। लेकिन यह है कि इसके साथ साथ इसमें ग्रेजुएशन जो है इसकी जिसकी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने के बाद इसके जो CSS है इसमें 12 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वो जाके जॉब करता है। सही। जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, OMG है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, सो ऑन 12 ये सारे बनते हैं। सही। तो इनमें ये डायरेक्ट 17 ग्रेड में जाके इनकी जॉब होती है। अच्छा जी। तो ये तो मतलब हमने CSS का ग्रेजुएशन के बाद जी कोई भी स्टूडेंट CSS का एग्जाम जी दे 30 सकता इयर्स है। तक 3 चांसेस होते हैं इसके। 3 अगर ठीक इफ है। ही इज गवर्नमेंट ऑफ जॉब होल्डर देन हिज एज लिमिट विल बी इंक्रीज फ्रॉम टू 33 इयर्स। ओके ओके। तो ये बताइए कि ये CSS करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्चुअली एक तो ये है कि बेसिक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सेकंड, इसकी जो तैयारी है, जो इसकी प्रिपरेशन है उसमें मिनिमम अगर आपकी जो बेसिक है वो स्ट्रांग है अगर तो टू सम एक्सटेंट इसकी 7 to 8 मंथ में जो है इसकी तैयारी हो जाती है। अच्छा, 7 लेकिन से उसके 8 लिए महीने में। 7 से 8 महीने, लेकिन उसके लिए यह है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही हो और आपने मेंटर अच्छा पकड़ा हो जो आपको पास बिठा के कहे कि ये आपने गलत लिखा है, इसको ठीक कर लो। जो आपको बताया कि इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो, इसको कम दो। जो आपको बताया कि आपने कितना लिखना है डेली और क्या क्या लिखना है। जो आपको बताया कि आपने क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। यस, क्योंकि इसमें देखें ना एक सब्जेक्ट की 30 बुक्स हैं, वो सारी तो नहीं पढ़ सकता कोई स्टूडेंट। सिलेक्टिव स्टडी, सिलेक्टिव स्टडी प्लस स्मार्ट स्टडी मैटर्स अ लॉट। ये इसकी मेन चीज़ें रिक्वायरमेंट्स, जिसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स सब कह सकते हैं। इसमें फिर एक एक चीज़ को आप कैटेगरिकली एक्सप्लेन करते रहें तो वो फिर एक बहुत लेंथी टॉपिक बन जाता है। लेकिन बेसिक ये चीज़ है कि आपने अपनी सिलेक्शन ऑफ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह करने हैं। एंड सेकंड ये है कि आपने उसको जो सेलेक्ट कर ली हैं सब्जेक्ट्स उसको उसकी स्टडी कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। मतलब प्रिसाइज्ड स्टडीज। जो एक मुंतखब सिलेक्टिव वो जाहिर है कि उस्ताद ही आपको बेहतर। तो सर, ये जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं हमने सुना है CSS में, ये इंग्लिश एसे और ग्रामर में यूजुअली फेल हो जाते हैं।
Exactly. तो इस चीज को किन स्ट्रेटजीज से कवर कर सकते हैं हम कि बच्चे इसमें अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएं इसको? अभी मैम ऐसे जो है इंग्लिश ऐसे ये एक किस्म का एस्पायरेंट्स का सर बना हुआ होता है, क्योंकि इंग्लिश ऐसे जो है इसमें एक अच्छी सी बात यह है कि इसमें कोई रटा नहीं चल सकता। ये कि तो बहुत आपने अच्छी बात जैसे कोई जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे ही आपने एक ऐसे याद कर लिया और आपने उसको रट लिया है, आप जब वहां जाके प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने रटा लगाया हुआ है, ये आपके अच्छा। अपने थॉट्स नहीं है। सही। अब CSS के ऐसे में जो फर्स्ट चीज़ ये है कि इट्स द चेक एंड बैलेंस ऑफ योर ओन क्रिएटिव लैंग्वेज, राइट। कि आप खुद क्या सोचते हैं और जो कुछ आपने इतनी वास्ट स्टडी की है आप उसको अपने वर्ड्स में किस तरह पुट कर सकते हैं। और ये कितनी अच्छी बात है, देखें आगे कल को वो जाके किसी बड़े निजाम में बड़े ओहदे पर बैठेगा, Exactly. तो कम से कम दिमाग से तो सोचेगा ना। बिल्कुल। ये वहीं से दिमाग का एक तरह से, ये तो बड़ा अच्छी बात है। हाँ ये जी। तो और सेकंड फिर उसमें जो सेकंड चीज़ आती है वो ये है कि उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे मोस्टली उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं। और फिर उसके बाद इसके एक स्ट्रक्चर है। जैसे मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज के पाकिस्तान एक अच्छा कम मुल्क है, तो अब मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि कैसे अच्छा है। इसका नॉर्दर्न एरियाज इतने खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, मैं अब इसको और प्रूफ फिर कर उसकी रहा हूँ। वजह भी बतानी पड़ेगी। फिर उसकी वजह बताऊंगा कि इसके जो लोग हैं वो कैसे टैलेंट रखते हैं। तो ये एक कोहेरेंस बनेगी कि उसका जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, उसको पढ़ते हुए किसी किस्म की कोई हेजिटेशन फील ना हो कि वो रुक जाए, इसने पता नहीं क्या लिख दिया, बल्कि वो जब पढ़ना स्टार्ट हो तो उसका दिल करे मैं इसको एंड करके छोड़ूं। हाँ, सही। और उसको उसी टाइम माइंड बन जाए कि मैंने इसको पास करना है, इसने इतना अच्छा लिख दिया। हाँ, मतलब तो नॉलेज भी जरूरी है, रहनुमाई भी जरूरी है। yes. पूरी गिरफ्त जिस सब्जेक्ट पे वो लिख रहा है वो उसकी जरूरी है। अब उसका यह है उसकी जो उस पे कमांड है वो इस तरह होनी चाहिए कि वो उसको खुद अपने सांचे में डालता जाए। उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, उसके पैराग्राफ कैसे, हर पैराग्राफ को किस तरह उसने, जिसे कहते हैं कैसे उसका मेकअप करना है। अब यह कि अब उसके पास वोकैबुलरी भी है, कोहेरेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको प्रेजेंट ही नहीं करना आ रहा, तो फिर वहीं पे मसला बन गया उसके लिए। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है कि उसको ये सारी चीजें आएंगी तो वो तब जाके पास होता है। सही। तो इसमें जो कोई कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होते होंगे? जी, इसमें 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उनकी तैयारी किस तरह की जाती है? कंपलसरी सब्जेक्ट्स की ये है कि जो उसकी रिकमेंडेड बुक्स पहले भी गिवन है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के उसकी जो वेबसाइट है, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स समटाइम ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी सब्जेक्ट्स को टाइम दे देते हैं और ऑप्शनल्स को वो ऑप्शन पे ही रख लेते हैं। जबकि कंपलसरी में ये होता है कि आपने जस्ट टू सम एक्सटेंट आप पासिंग मार्क्स ले लेना तो एनफ होते हैं, क्योंकि उसमें जो चेकिंग होती है बहुत हाई स्टैंडर्ड की होती है। जैसे पाक अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, इसमें जो टॉपर्स होते हैं ना 45-46 मार्क्स लेते हैं। ओह अच्छा, आउट ऑफ 100। तो इतनी सख्त चेकिंग होती है। तो उस पे खामखा का टाइम वेस्ट करना ये एक किस्म का वेस्ट ऑफ टाइम है। इक्वली डिवाइड करें, इक्वली डिवाइड करके उसको करें, और फिर उसके बाद देखिए इक्वली से ज्यादा है कि आप ऑप्शनल्स को कम टाइम मैं वही ऑप्शनल्स का भी अगला मैं आपसे ऑप्शनल को ज्यादा टाइम देना चाहिए, और कंपल्सरी को ये है कि इतना ही टाइम दें कि ये आपको पास करवा दें, और यहाँ से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से आप पोजीशन लें। अब देखें जियोग्राफी जैसे एक सब्जेक्ट है, मेरे उसमें 84 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। वाह। तो अब देखिए कि मैंने आई मीन वाओ नाज़रीन, अभी 35-45 की बात हो रही थी और माशाल्लाह जबरदस्त। अब उसके मैंने ये किया कि मैंने जस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ही फोकस रखा था सारा, और मैंने वो विद इन 25 to 30 डेज पढ़ा था उसको, उस सब्जेक्ट को। अच्छा। और मैंने जस्ट सिलेक्टिव स्टडी की, उसकी डायग्राम्स बनाई, उसके जो फिगर्स बना रहे थे वो, और उस लेबल कैसे करते हैं, और जस्ट पास पेपर को रिवाइज किया, और उसके बाद मैंने उसको क्लोज तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी 6 होते हैं टोटल। अच्छा, वो भी 6 हैं। ओके। और 1200 मार्क्स का ये पेपर होता है टोटल। अच्छा। 600 मार्क्स के कंपल्सरी एंड 600 मार्क्स के जो है वो ऑप्शनल होते हैं। सही। तो अब ये है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वही बच्चे को जो है वो एक किस्म की पोजीशन एंड सिलेक्शन करवाते हैं। ठीक। तो सर इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा फिर? ये इसका कॉम्बिनेशन ये होता है कि ऐसे है कि जैसे अब किसी बच्चे ने लेट्स सपोज के इंटरनेशनल रिलेशंस रखा है, तो दूसरी तरफ वो क्या करेगा कि इंडो पाक हिस्ट्री रख लेगा, इसको कोई आपस में लिंक ही नहीं है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन रखे है तो फिर इंटरनेशनल लॉ रख ले, तो हाफ सिलेबस तो दोनों का सेम है, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी। अब बच्चे क्या हैं कि वो एकेडमीज में या जहाँ भी चले जाते हैं वो बस किसी टीचर से सुनेंगे बेटा आप ये सब्जेक्ट लिख लें, वो भी नोट डाउन कर लेंगे और घर आके पढ़ना शुरू कर देंगे। ना कंटेंट देखेंगे, ना पास पेपर देखेंगे, ना उसका सोल्यूशन चेक करेंगे। और बस ऐसे जिस दिन दिसंबर जनवरी आएगा, फरवरी में पेपर होंगे, तो बैठ के सोचेंगे नहीं ये तो हमसे तैयारी नहीं होनी,
और फिर ऐसे ही बेदिल होके जाके तैयार क्योंकि खुद ही काम बढ़ा लिया ना, वो सब्जेक्ट्स नहीं रखे जो इंटरलिंक्ड हैं। यस, एक को पढ़ेंगे तो दूसरे की वैसी ही नॉलेज ज्यादा उसके लिए पढ़ना पड़ जाएगा फिर उनके लिए, और फिर वो डिप्रेस हो जाएंगे। तो सर ये किससे ले रहे हैं रहनुमाई? क्या यहाँ पे जगह जगह इस तरह के काउंसलर्स या एकेडमीज या क्या है इस तरह के मींस के मेंटोर्स तो हैं यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं, मींस हर जगह हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जगह जगह पे हैं। जैसे जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं तो उनको पहले दिन ही ये चीज़ समझाता हूँ कि मैंने कहता हूँ कि आपकी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है ना, ये 50% पास है आप इस तरह से। अगर आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन अच्छी कर ली है तो आप 50% पास हो गए। तो सबसे अहम मरहला इसका मतलब है यही चीज़ है कि आप इसको, और फिर उसके बाद ये असल में सारी चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद फिर आपने उस पर कमांड कैसे लेनी है, दैट इज अनदर पॉइंट व्हिच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपने उन सब्जेक्ट्स पे फिर कमांड कैसे करके फिर पास पेपर्स को साथ लेके चल गए, आपने वो सारे के सारा सोल्यूशन कैसे बना के आपने उसको पास करना है। अब क्या होता है कि बच्चे लेट्स सपोज के पॉलिटिकल साइंस या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो उसी को पढ़ते रहते हैं, ना उसका पास पेपर देखते हैं, ना उसका कंटेंट देखते हैं, बस किसी मार्केट में बेतहाशा ऐसे ही वो कॉपी पेस्ट वाली बुक्स, विकिपीडिया से बुक्स पढ़ी हैं, वो आगे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि पेपर आता कैसे है। सही कह वो एग्जाम में जाके प्रैक्टिस करते हैं पेपर कैसे अटेम्प्ट नहीं। तो यहाँ ये सवाल मेरे जहन में पैदा हो रहा है कि देखिए फिर शहर में या इस तरह तो चले लोगों के पास फिर मालूमात हैं, रहनुमाई कहीं ना कहीं से ले लेंगे। फर्ज करें कि कोई गांव देहात रिमोट एरिया से कोई बच्चा आके सीएसएस का एग्जाम देना चाहे तो क्या उसके लिए भी कोई, वो तो फिर कभी भी नहीं दे सकता? नहीं, उसके लिए ये है कि क्या करे, एक्चुअली अवेयरनेस तो है इसके लिए, लेकिन एक चीज ये है कि इसके लिए जो आपका जो प्रॉपर मेंटर है उसको पकड़ना, ये एक किस्म की हेक्टिक जॉब है कि आप एक ऐसे इस टीचर के पास चले जाएं कि जो आपको आपकी उंगली पकड़े और आपको कहे ये रास्ता है और यहाँ से निकल जाओ, और ये कितनी आसानी है। तो अब देखें जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके अंदर टैलेंट, पोटेंशियल सब कुछ होता है। एक जो सीएसएस कर रहा है उसे पता है कि मैंने कल को एसपी, डीपीओ, आईजी तक जाना है, बिल्कुल, और मैंने दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और सेक्रेटरी कैबिनेट में जाके बैठना है, बिल्कुल। तो उसके अंदर वो सारा एक विजन होता है। अब उसको एक जो डायरेक्शन नहीं जब तक नहीं मिलती ना तब तक वो फेल हो जाता है बेचारा। जब उसको डायरेक्शन कोई दे देना तो फिर उसको कोई फेल होने से कोई चीज बचा नहीं सकती। और कितनी दफा आपने बताया अटेम्प्ट्स कर सकते हैं? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बस फिर ना है हमेशा के लिए फिर 58 भी लग जाता है। सही। तो और इसके हवाले से कोई आप ऐसी बात जो नाज़रीन के इल्म में लाना चाहें सीएसएस के हवाले से, वो उसके साथ ये है कि जो ग्रामर है, ग्रामर का, और उसके साथ जो एमसीक्यूज हैं उसके टू सम एक्सटेंट 200 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं इसमें, और वो बच्चे उस पर किसी किस्म की तवज्जो ही नहीं देते, वो बस थ्योरी पढ़ते रहते हैं, जबकि 20 मार्क्स के हर पेपर में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। अगर वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज कर लें और 200 में से 150 उसको जो है उसके ठीक हो जाए तो 150 एक किस्म के बोनस है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। मतलब वाकई देखें, उस्ताद है ना आप सीएसएस के, तो आपको सारे वो पॉइंट्स पता हैं। एग्जैक्टली। तो सर ये बताएं कि ये कहते हैं कि ये सीएसएस की तैयारियों में किताबों की और न्यूज़पेपर्स की कोई अहमियत होती है? यस, इसमें मैं अब इस बात पे आ रहा था कि एक तो इसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें। अच्छा। अब देखिए, मेरी सीएसएस की प्रिपरेशन में मेरी डॉन न्यूज़पेपर की एक ऐसी हैबिट बन गई थी कि मैं जब तक डॉन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ लेता था मुझे नाश्ता ही नहीं अच्छा लगता था। अच्छा। तो उसमें यह है कि जो नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो करंट अफेयर्स है, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के करंट अफेयर्स आते हैं और वो सारे डॉन न्यूज़पेपर से होते हैं मोस्टली। अच्छा। तो क्योंकि वाकई उसमें सारी मैं आज ही रिलेट कर रही हूँ खुद कि उसमें तो सारा वही मौजू होता है जो चल रहा है करंट है। यस, ऑफ कोर्स, और वही पेपर में भी आना है। और इसके साथ साथ फिर स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, फॉरेन अफेयर्स है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसको थोड़ा थोड़ा उसको रीड कर लें ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। लेकिन जो बर्निंग इश्यूज है उसके नोट्स बना लें, फिर उसी को रिवाइज करते जाएं बार बार, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाना होता है। सही। और कितना हेल्प आउट करेगा, जनरल नॉलेज हो गई ना आपकी, वो आप अपने उसमें शामिल कर सकते हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट में एक पैराग्राफ बना लें अपना कि करंट इश्यूज जो हैं वो इसके साथ इस रिलेट करना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और सर ये कितनी वाकई मुझे तो इस काफ़ी अहम मालूमात इस सिलसिले में मिली हैं और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छे तरीके से थोड़े से महदूद वक्त में हमें ये बातें बताई। और यकीनन ये मौजू इससे कहीं ज़्यादा हमें इसको वक्त देना चाहिए, लेकिन क्या करें नाज़रीन के अगेन वही वक्त का मसला है, वही तंगी वक्त से शिकवा है हमें, और क्या करें। लेकिन ये हकीकत है कि सीएसएस के बारे में आज मुझे खुद भी
कई नई चीज़ें पता चली। न्यूज़पेपर्स का जो स्पेशली इसमें रोल है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उसमें आपको कोई टेंशन तो है नहीं, चाय का कप बनाएं, अच्छा चलें कॉफ़ी बना लें, मैं चाय बहुत करती हूँ, आप कॉफ़ी बना लें, कॉफ़ी का कप लें और उसके साथ न्यूज़पेपर्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ें, वो आपको हेल्प आउट करेंगी CSS में। और अगर आप इस सिलसिले में हमारे से मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहता है। और इस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा, अल्लाह ने के बाद।